हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 में चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोग 6 क्लासेस यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी लोग कहते हैं कि सर इसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसके द्वारा पढ़ाया जाए। ठीक है। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूँगा कि शॉर्ट नोट्स मैंने पहले इसलिए नहीं बनाए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर शॉर्ट नोट्स आपको पढ़ने हैं तो पहले उसका पूरा लेसन आपको पहले से कम आपने उसको पढ़ा हुआ हो। क्योंकि अगर चीज़ें पढ़ी हुई नहीं होंगी, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स बनता है वो जैसे ये जो पूरा आपका चैप्टर है ये लगभग 14 पेजों में है, मतलब 7 8 10 पेजों में होगा। तो आपके जो शॉर्ट नोट्स बनेंगे वो या 2 से या 3 पेज में बनेंगे। ठीक है। तो चीज़ों को शॉर्ट करके उसमें बताया जाएगा। तो अगर आपने चैनल वो सॉरी लेसन आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप लोग उसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। इसलिए ये आपका जो लेसन रीडिंग है ये बहुत ज़रूरी है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिया है। आप लोग भी थोड़ा बहुत लिखते रहें, जिससे आपकी भी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। दूसरी चीज़, एक और बात, ये मैं 3 3 वीडियो डेली इसीलिए डाल रहा हूँ कि जल्दी से आपके ये एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए और फिर मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको करवा दूँ। ठीक है। क्योंकि बिना इसके शॉर्ट नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर आपको लगेगा कि सर सही से समझा नहीं पा रहे। इसलिए ये मैं ये कर रहा हूँ मजबूरी में, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं, फिर भी मैं इसको इसीलिए कंप्लीट कर रहा हूँ कि जब मैं इसके शॉर्ट नोट्स स्टार्ट करूँ तो कोई ये ना कहे कि सर आपने लेसन नहीं पढ़ाया था, तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं 7th लेसन में क्या चीज़ें हैं। यह है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है। आज सम्राट अशोक के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे देखिए, पढ़ना तो यहाँ पे सारी चीज़ें ही लगभग पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। ठीक। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय पे तुमने अध्याय 6 में पढ़ा होगा। ठीक है। तो पिछले जो अध्याय था 6, उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों का अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इससे पहले कि हम यह जानें कि इस अभिलेखों में क्या लिखा है, या समझने की कोशिश करें कि उसके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये शीर्ष स्तंभ, यहाँ पे देखिए स्तंभ शीर्ष है शेरों वाला। ठीक। अब देखिए, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने। ठीक है। वंश क्या होता है? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए थे। चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनका बेटा हुआ बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र क्या? अशोक। ठीक। तो यही 3 सबसे महत्वपूर्ण थे मौर्य वंश में। आगे देखते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। ठीक है। इनके साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। ठीक है। राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे ये। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। अब ये चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि लास्ट में इसकी जो एक्सरसाइज है इसमें ये सब चीजें पूछी जाएंगी। यहाँ पर एक्सरसाइज भी हम लोग करवाते हैं। तो एक्सरसाइज में जो चीजें यहाँ पे देखिए, ये सब चीजें दी, ये देखिए पूछा भी गया है सही गलत में। यही चीज, तो यही चीज यहाँ पर दी गई है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको पढ़िए। ठीक है। तो क्या लिखा है? तक्षशिला क्या है? उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। फिर है, ठीक है, पहले इसको देख ले। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो ये देखिए, कंधार है, लंपक है, ठीक, सहवाजगढ़ी है, तक्षशिला है, मनसेहरा है। तो ये सब मिला के अगर आप लोग देखेंगे तो आपका पाकिस्तान भी इसमें आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा और भारत भी आएगा। तो ये तीनों तो आपके देश है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब देखिए आगे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। ठीक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राज साम्राज्य का प्रशासन, इसमें भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। ठीक है। फिर आगे है, मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। तो राजकुमारों को राज्यपाल बनाया जाता था, मतलब गवर्नर बनाया जाता। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्होंने भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। अब नजराना क्या होता है? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। अब राजधानी में सम्राट, इनके बारे में देख लीजिए। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज कौन था? पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। और इसका जो राजदूत था वो कौन था? मेगास्थनीज। ठीक, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के राज दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। तो मेगास्थनीज ने जो विवरण दिया उसका यहाँ पे आंसर है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने से पहले खास नौकर उस खाने को चखते थे। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। तो ये उसने अपने मेगास्थनीज ने अपने जो विवरण दिया था उसमें ये सब चीजें लिखी हुई थी। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में उसने क्या लिखा? यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह विशाल प्राचीर से घिरा है, मतलब एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और मंजिले वाले घर हैं, लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, मतलब काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। तो ये मेगास्थनीज ने अपने विवरण में कहा था। फिर क्या है? और अंत में जंगल में रहने वाले इलाके आते थे। ये तो यहाँ पे नहीं। अब यहाँ से देखिए, अशोक एक अनोखा सम्राट, यहाँ से मेन चीज स्टार्ट हुई। अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि प्राकृत भाषा थी और लिपि उनकी क्या थी? ब्राह्मी। ठीक है, लिपि और भाषा में अंतर होता है। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि युद्ध किया था, उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इतनी मतलब लाशें देख के उसका मन द्रवित हो गया, तो फिर उसने धम्म अपना लिया था और कह दिया था कि अब हम कभी जिंदगी में वो युद्ध नहीं करेंगे। ठीक। और लास्ट में देखिए, इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। मतलब उसने आगे यही कहा था कि बिल्कुल युद्ध बिल्कुल विराम कर दिया जाए, मतलब इतने लोगों की मौत एक साथ देखकर। अशोक का कलिंग युद्ध। अब देखिए, अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से वितृष्णा हो गए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अब देखिए, उत्कृष्ट पालिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरबा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अब धम्म क्या था? धम्म, अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उसे लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उसका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्हें संवेदना थी।
उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इनमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों में भीड़ भी के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उसका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने स्वयं अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। ठीक। अब यहाँ पे भी थोड़ा देख लेते हैं अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते थे, जब उनके बच्चों का विवाह होता था, बच्चों के जन्म, और जब यात्रा शुरू करते थे, तब वे इस तरह के अनुष्ठान करते थे। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या है? ये है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों की धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर धर्म को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए वह किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उसके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप छोटा आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये लिखा है, ये जो है देवनागरी लिपि जो हम लोग लिखते हैं, और ये है आरंभिक ब्राह्मी लिपि। ठीक, ब्राह्मी लिपि में आ ऐसे लिखा जाता है, बांग्ला में इस तरीके से, मलयालम में इस तरीके से और तमिल में इस तरीके से। ठीक है, अब अन्यत्र लास्ट में यही है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, अरे वाह, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। ठीक है, तो बड़ी व्यवस्थित तरीके से ये बनी हुई है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो इसमें रिक्त स्थान है उनको देख लेते हैं। जहां पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहां अधिकारी क्या वसूलते थे? कर वसूलते थे, मतलब टैक्स वसूलते थे। ठीक है, राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में के रूप में भेजा जाता था। अगर आप लोगों ने सही से इसको पढ़ा है तो यहाँ पे होगा गवर्नर या राज्यपाल के रूप में भेजते थे। ठीक है, राज्यपाल या गवर्नर के रूप में भेजते थे। तीसरा है, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण, फिर खाली जगह है, और फिर खाली जगह पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो आवागमन के लिए किन चीजों पर मतलब नियंत्रण रखते थे? मार्गों और नदियों पर। ठीक है, उन पर नियंत्रण रखते थे। इसके बाद प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को दिया करते थे। क्या दिया करते थे? हाथी, लकड़ी, मोम और मधु। मधु मतलब शहद दिया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सही गलत यहाँ पे पूछा गया, सही गलत भी देख लेते हैं। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था, तो ये गलत है, क्योंकि उत्तर पश्चिम की तरह तक्षशिला उत्तर पश्चिम के लिए था, तो ये गलत है पहला। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंधार अंधार ये तो आपका उसी में आता है। ठीक है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आता है कंधार, और शहबाजगढ़ी और ये सब आपका पाकिस्तान में। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, गलत है, क्योंकि यहाँ पर होगा आपका चाणक्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम था। कलिंग बंगाल का नहीं, उड़ीसा के तटवर्ती राज्य का नाम था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अशोक के ज्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, तो ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आगे अभी पढ़ना होगा, उससे पहले ये जानना जरूरी है आगे की बात। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत में कुछ इलाकों में करीब 100 साल पहले तक हिंदी यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य 500 वर्षों तक टिके रहे, जबकि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल सकी। शकों के बाद कुषाणों लगभग 2000 वर्षों का शासन स्थापित हुआ। अध्याय 9 में तुम किसानों के बारे में पढ़ोगे। ठीक है,
उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। मतलब शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और वो क्या थे? मौर्य सेनानायक। ठीक है। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चलता रहा जब तक लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है गुप्त साम्राज्य भी। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत का शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्य के शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्यों की स्थापना हुई। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे। इसके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से प्राप्त पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति। व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम इन बातों को ध्यान में रखना। ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। और ठीक है, अब जल्दी से जल्दी मैं आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, और इसके साथ ही साथ इसका वो जो शॉर्ट नोट्स है वो भी बनाते रहेंगे। और फिर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगी तो शॉर्ट नोट्स भी आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।